नमस्कार। आज स्टडी आईक्यू पर हमारे साथ हैं श्री अनिल स्वरूप जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। इनका बहुत ही लंबा और इलस्ट्रियस करियर रहा है सिविल सर्विसेज में, और अनिल स्वरूप जी ने आज हमको टाइम दिया है, उसके लिए थैंक यू सर, एंड वी वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। सो लेट मी जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस एंड गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हिज करियर। सो अनिल स्वरूप जी ने 1981 में आईएएस में प्रवेश किया और उत्तर प्रदेश काडर में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन इन्होंने अपना बहुत लंबा समय करियर का सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स में बिताया है, और आज ये एक पब्लिश्ड ऑथर हैं। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट एंड एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जो अभी कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुई है। ये दोनों ही किताबें भारत की सिविल सर्विसेज में हमें एक बहुत अच्छी इंसाइट देती हैं। तो आज आप सभी के लिए, स्टडी आईक्यू के सब्सक्राइबर्स के लिए, हम चाहेंगे कि सर अपने करियर से जुड़ी हुई कुछ बातें और अपनी नई किताब से भी जुड़े हुए जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ ब्यूरोक्रेट या एज अ सिविल सर्वेंट आईएएस सर्विस में, इंक्लूडिंग दी फील्ड पोस्टिंग्स एंड दी सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टिंग्स। मेरा अनुभव इस सरकारी सेवा में बहुत अच्छा था। जो मैंने अपनी पहली पुस्तिका लिखी है, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, उसके आरंभिक चैप्टर में मैंने ये कारण दिया कि मैं सिविल सर्विस में क्यों आया, आईएएस में क्यों बना। और उसका कारण था मेरे पिताजी जो चाहते थे मैं सिविल सर्वेंट बनूं, इसलिए मैं सिविल सर्वेंट बना। लेकिन 38 साल सेवा करने के उपरांत मैंने अपनी पूर्व पुस्तिका के अंतिम चैप्टर में लिखा है कि अगर मेरा पुनर्जन्म हुआ और मैं सिविल सर्विस सेवा में क्वालिफाई कर पाया, मैं पुनः आईएएस अफसर बनना चाहूंगा, क्योंकि इससे बेहतर सेवा दुनिया में और कोई नहीं। ये ऐसी सेवा है जहां आप गरीबों का जितना भला कर सकते हैं, मैं नहीं समझता किसी और सेवा में कर सकते हैं। ये ऐसी सेवा है जहां अगर आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, और कुछ ना करना चाहें तो भी आप जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी सेवा तो विश्व में कहीं नहीं है कि आप करें तो बढ़िया, ना करें तो भी बढ़िया। ये चॉइस पूरी सिविल सर्वेंट पर है। तो मेरा ये मानना है कि ये सेवा एक बहुत अच्छा मौका है किसी भी व्यक्ति के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए। इससे अच्छी कोई सेवा नहीं। सर, आपकी छवि हमेशा एक ईमानदार और सच्चे ऑफिसर की रही है थ्रू आउट योर करियर। तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट हमें बता सकते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग हो, शायद आपके फील्ड पोस्टिंग के करियर के दौरान कोई ऐसी घटना जो आपको आज याद आती हो, कोई स्पेसिफिक मेरे इंसिडेंट? बहुत सारे मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, जो पूर्व पुस्तिका में भी लिखे हैं, और जो एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट जो परसों लॉन्च हुई है, उसमें भी उनको दृष्टांत दिया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो सभी इंटरेस्टिंग, जी। पूरा कार्यकाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, प्रत्येक दिवस प्रत्येक पल बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक इंसिडेंट है जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं दिल्ली में कुछ वर्ष सेवा करने के उपरांत वापस गया था लखनऊ। ये 2003 की बात है, जो स्थिति उस समय प्रदेश की बड़ी खराब थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। तो मुझे स्मरण है कि मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के पद पे नियुक्त हुआ था। 15 दिन के भीतर मुझे एक लिखित आदेश प्राप्त हुआ अपने मंत्री से, जो उद्यान मंत्री थे, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर। और उस आदेश बड़ा सिंपल सा था, 2 लाइन का था, कि एक अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर स्तर के थे, उनको उन्होंने निलंबित करने का आदेश दिया था। कारण नहीं दिया था, क्यों। मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मंत्री सक्षम थे, यानी कि लीगली वो वैलिड ऑर्डर था। लेकिन चूंकि उन्होंने कारण नहीं लिखा था, इसलिए मैंने मंत्री को फोन मिलाया, उनसे पूछा कि आपने इस अधिकारी को निलंबित करने के लिए कहा है मुझसे, और मैंने इस अधिकारी को उन्हें जानकारी की है, ये बड़ा ईमानदार और अच्छा अधिकारी है, तो ऐसी कौन सी बात हो गई। तो उन्होंने मुझसे कहा वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरे कुछ अटपटा सा लगा कि ये बड़ी छोटी चीज है, इस पे क्यों निलंबित करना चाहते हैं। तो मैंने अधिकारी को फोन मिलाया और पूछा उससे, भाई मंत्री जी तुमसे बड़े नाराज हैं और तुम्हें निलंबित करना चाहते हैं, क्या हो गया, तो मिले क्यों नहीं उनसे। उसने मुझसे कहा कि सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। तात्पर्य ये था कि वो कुछ इससे धनराशि की उपलब्धि चाह रहे थे, वो नहीं दे रहा था, तो उससे नाराज होकर उसको निलंबित करने होगा। अब मेरे लिए एक डिलेमा था, वो मेरी इस पुस्तिका में, दूसरी पुस्तिका में लिखा है मैंने। ये मेरे लिए एक डिलेमा था कि एक ईमानदार अच्छा अधिकारी है और दूसरी ओर मंत्री का एक जायज ऑर्डर है, इसको बचाया कैसे जाए। तो मुझे एक नियम की जानकारी थी कि अगर मैं किसी मंत्री से असहमत हूं तो पत्रावली में मुख्य सचिव के माध्यम से चला सकता हूँ। मैंने मुख्य सचिव से बात की, जो चीफ सेक्रेटरी टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं स्टेट के, मेरे बॉस थे, और मैंने उनको पूरा बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और उनको मैंने सजेस्ट किया है। तो बोले हाँ फाइल मुझे भेज दो, फिर देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरा मानना था कि मैं अपना प्रयास कर लूँ इसको बचाने का। तो फाइल उनके पास गई, मुख्य सचिव के पास। तो मंत्री बेईमान थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके मुख्य सचिव से बात कर सके।
लेकिन वो मंत्री जाके मिल लिया मुख्यमंत्री से, और उन दोनों के मध्य क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी थोड़े अपसेट थे, बोले तुम अधिकारी को बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा साहब देखिए, उसके साथ अन्याय हो रहा था, मैं महसूस कर रहा था, मेरा ट्रांसफर हो गया कोई बात नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की लाइफ में ट्रांसफर एक मृत्यु समान है, जो कि होना ही है किसी ना किसी दिन। जब होना है तो इसलिए परेशान क्या होना। और वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ही, आप कहीं ना कहीं पोस्ट करेंगे, मुझे आप सेवा से तो बाहर निकाल नहीं देंगे, मैं वहां जाके वही काम करूंगा। तो उससे एक ये स्थापित होने लगा धीरे धीरे कि मैं सामान्य रूप से आसानी से किसी के कहने पर कार्य नहीं करूंगा, और गलत होगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये कार्य गलत नहीं था, मंत्री ने अपने अधिकार का उपयोग किया, लेकिन एथिक्स लॉ के बियॉन्ड होता है। तो आप इलीगल काम करेंगे तो अनएथिकल होगा ही, लेकिन लॉ के बियॉन्ड एक एथिक्स होती है, यानी कि आपका अपनी मंशा क्या है, आपके अपने वैल्यू सिस्टम क्या है। अगर आप किसी अधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी लॉ में नहीं लिखा है कि अधिकारी को आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका वैल्यू सिस्टम कहता है कि अगर किसी अधिकारी ने गलती नहीं की है तो आपका दायित्व बनता है। ये दायित्व जो है वो लीगल दायित्व नहीं है, वो एथिकल दायित्व है आपका कि आप उसको सपोर्ट करें। और मेरा पुस्तक, दोनों पुस्तकों में, मुख्य रूप से जो दूसरी पुस्तक अभी लॉन्च की है, इसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप एथिकल बिहेवियर, एथिकल लाइफ लीड करेंगे तो अंततः आपको लाभ होगा उसका। लोग आपको जानेंगे कि आदमी अच्छा था, एथिकल था, ठीक काम करता था, आप उस बात से जाने जाएंगे। विकल्प आपके पास है। मैं बार बार इस चीज को कहता हूँ, हर अधिकारी को चॉइस है, वो या ये रास्ता अपना है, वो रास्ता अपना है। मैं नहीं कहता कौन सा रास्ता ठीक है, हर आदमी को अपना, हर अधिकारी को अपना रास्ता खुद चुनना। लेकिन आपने अपनी इसी किताब में एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट में ये बात भी कही है कि ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ, केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता। तो इन दोनों को आप कैसे बैलेंस में देखते हैं? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। ऑनेस्टी तो आवश्यक है, ऑनेस्टी इज नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। यानी कि आप खाली ऑनेस्ट होकर अगर काम नहीं करते तो फिर आपको जिस चीज के लिए तनख्वाह मिल रही है आप उससे जस्टिस नहीं कर रहे। आपको तनख्वाह काम करने के लिए मिलती है, ऑनेस्ट तो आपको होना ही है। ऑनेस्टी के लिए आपको किसी पे आप एहसान नहीं कर रहे, ऑनेस्टी करें, ऑनेस्ट तो होना इज नेसेसरी कंडीशन। लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे और खाली ऑनेस्ट बने घूमेंगे तो कॉमन मैन जो है वो आपकी ऑनेस्टी लेकर कहां ले जाएगा। वो तो चाहता है उसका काम हो। तो ऑनेस्टी तो होना ही होना है, बट ऑनेस्टी नॉट सफिशिएंट। क्योंकि कई अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपने आप को ऑनेस्ट समझते हैं, बाकी सबको बेईमान समझते हैं, ना खुद काम करने देते हैं ना करने देते हैं। तो इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार जो है काम से चलती है, खाली ऑनेस्टी से नहीं चलेगी। मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑनेस्ट तो होना ही है, ऑनेस्टी इज सर्टनली द बेस्ट, बट ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। ये बड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। हमें जो भी सैलरी मिलती है वो सैलरी इसलिए नहीं मिलती कि आप ऑनेस्ट तो होना ही। सैलरी इसलिए मिलती है कि आप कॉमन मैन को हेल्प करें, उसका काम करें, जो भी जायज वो काम करें, जो आपको दायित्व दिए गए उनका निर्वहन करें। खाली ऑनेस्ट रहकर काम नहीं चलेगा। आपकी यही सब बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैंने भी आपकी किताब कल ही पढ़नी स्टार्ट करी है एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ चैप्टर्स एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। बहुत ही अच्छी किताब लिखी है सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेंट के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा आपसे। आप लेबर मिनिस्ट्री में रहे, आप कोल मिनिस्ट्री में रहे, साथ ही साथ आपने एजुकेशन सेक्रेटरी के पद पर भी काम किया। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर इतने बड़े स्तर पर डिपार्टमेंट्स या फिर फील्ड कैसे स्विच कर लेते हैं? यानी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा एक्सपर्टीज आने में समय लगेगा या फिर उसको डेवलप करना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं वैसे लैटरल एंट्री के संदर्भ में पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी सरकार ने लैटरल एंट्री की जो प्रक्रिया शुरू करी है, कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ है। सरकार कहती है कि वी वांट द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एट द हाईएस्ट लेवल्स। मेरे विचार से ये पद्धति गलत है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आपको सिर्फ एक एक्सपर्टीज चाहिए, वो है मैन एंड वुमेन मैनेजमेंट। आपको खुद नहीं करना कोई काम, आपको खुद एक्सपर्ट नहीं करना। एक्सपर्टीज तो आप आउटसोर्स कर सकते हैं, लेकिन मैन एंड वुमेन मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वो लीडर को करना। तो आप में उस स्तर पे लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। आते हैं प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, जो आदमी टॉप पे वहां होता है कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना होता है। वो सिर्फ एक बात एक्सपर्ट होता है कि लोगों से काम कैसे लिया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरे किए जाए। उसके लिए आपको कोई तकनीकी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती। टेक्निकल एक्सपर्ट तो मिल जाते हैं आपको, लेकिन उस एक्सपर्ट से आप काम कैसे ले, ये एक आर्ट, ये अनुभव से आती है। ये अगर आप में वो क्वालिटीज हैं तो करेंगे। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ
कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं रंग पे, आपको सिर्फ एक एक्सपर्टीज की जरूरत है, वो है एक्सपर्टीज मेन एंड वुमेन मैनेजमेंट। आप जितने एक्सपर्ट हो जाइए, किस चीज के एक्सपर्ट होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लीजिए, आप बजट के एक्सपर्ट होंगे या इंश्योरेंस के एक्सपर्ट होंगे या बैंकिंग के एक्सपर्ट होंगे, लेकिन आप होंगे तो फाइनेंस सेक्रेटरी, तो आपको तो ये सब चीजें जाननी, तो आप सबके एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपर्ट से काम आपको कैसे लेना है, आपको वो रोल डेफिनेशन करना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण दूं, कोल में मुझे कोल का कोई अनुभव नहीं था। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई कोल में, तो उस समय सब स्कैम्स हो रहे थे, तो मैंने अपने मित्र को फोन किया, यार कोल सेक्टर कैसा है, मेरी पोस्टिंग हो गई। तो उसने जवाब तो दिया नहीं, मुझसे प्रश्न कर डाला, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या, मुझे पता लग गया कैसी है कोल सेक्टर। लेकिन मुझे कोल की जानकारी ना होने का मुझे कोई नुकसान नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोल के एक्सपर्ट्स थे कोल इंडिया में, मैंने उनको एक एरिया दिया, मैंने कहा कि खदान कैसे करनी है, कोयला कैसे निकालना है, मशीन कौन सी, आप डिसाइड कीजिए। लेकिन बहुत से ऐसे काम है कोल में जो आप नहीं कर सकते, जैसे स्टेट से इंटरेक्ट करना है, यानी कि लैंड एक्विजिशन है, यानी कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लियरेंस है, वो आप नहीं कर सकते, मैं करा सकता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो भूमिकाओं को क्लियरली डिफाइन करने का काम है लीडर, और उनका निर्वहन करना। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज अगर कुछ चाहिए तो लीडरशिप की एक्सपर्टीज चाहिए, उस एरिया की एक्सपर्टीज आवश्यकता नहीं है। जहां तक लेटरल एंट्री का सवाल है, लेटरल एंट्री से जो ले रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो लीडरशिप रोल के लिए नहीं ले रहे, वो एक्सपर्टीज के लिए ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स की जरूरत है, लेकिन अगर वो भी ऊपर जाएगा, अगर या सचिव बनेगा, डिपार्टमेंटल हेड बनेगा, तो उसकी एक्सपर्टीज काम अगर आएगी तो मैन मैनेजमेंट की आएगी, क्योंकि अंततः अल्टीमेटली इट इज मैनेजिंग मेन एंड वुमेन दैट मैटर। कोई अपनी और एक्सपर्टीज नहीं इस्तेमाल करता, सेक्रेटरी या डिपार्टमेंटल, वो सब एक्सपर्ट्स हैं, वो अपना ट्राई देंगे। आपको तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां वो एक्सपर्ट्स फ्लरिश कर सके। आपको अपनी एक्सपर्टीज नहीं लगानी है। आप कितनी आजकल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज देख लीजिए, मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत जानकारी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग शायद सबसे ज्यादा किसी अगर सिविल सर्वेंट ने किया तो मैंने। लेकिन मुझे आप कहिए ये सॉफ्टवेयर बना दीजिए, ये सॉफ्टवेयर किसमें होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी एक्सपर्टीज मुझे नहीं है, और उससे मुझे नुकसान भी नहीं है, तो मुझे मिल जाएंगे। मुझे, मैं अपनी उसकी भाषा समझता हूँ, वो मेरी भाषा समझता है, मैं एक्सपर्ट को समझा सकता हूँ ये मेरी रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद वो डिटेल प्रोग्रामिंग करेगा, सॉफ्टवेयर बनाएगा, हार्डवेयर लाएगा। मुझे जानकारी होनी चाहिए क्या कि सॉफ्टवेयर कौन सा लगेगा या कौन सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनेगा, नहीं, इट्स नॉट नीडेड। सो ये गलत डिबेट है, मेरा इसलिए गलत डिबेट है। ओके, हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन एक्चुअली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो आपने जब कोल मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया था एज सेक्रेटरी, तो उसी समय सारे कोल ब्लॉक एलोकेशंस कैंसिल हुए थे, और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये एलोकेशंस करवाने की बहुत बड़ी चुनौती थी जो आपने इसको संभाला। तो जहां तक मैंने पढ़ा, यही मुझे जानकारी मिली कि आपने इसमें टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया था ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा एलॉबरेट कर सकते हैं आप कि आपने एग्जैक्टली क्या अप्रोच रखा? सबसे पहले मुझे स्मरण है कि जब मैं कोल मिनिस्ट्री में घुसा तो वहां एक अजीब सा वातावरण था। सीबीआई फाइलें ढूंढ रही थी, अधिकारी को ढूंढ रही थी, अजीब माहौल था। और ये माहौल इसलिए बना था कि उस विभाग में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो पहला काम मैंने कोल मिनिस्ट्री में ये किया, सब फाइल पेपर डिजिटाइज कर, सब डिसीजंस वेब पे डाल, तो कोई चीज सीक्रेट नहीं। तो पहला प्रॉब्लम ये सॉल्व कि अगर कोई आप गलत चीज हो नहीं रही है तो सीक्रेट क्यों रखते? जनता को पता रहेगी, गलती हो सकती है, गलती मैंने भी, लेकिन सबको पता था कि मैं वो करेक्ट भी हो जाती थी, सब देखते थे क्या हो रहा है, कुछ छुपा के नहीं। तो जब ये ओपन हो गया, और ओपन से टेक्नोलॉजी, एक तो ये टेक्नोलॉजी कि कोई फाइल पेपर नहीं था, उससे दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं ट्रैवल बहुत करता था, क्योंकि समस्या जो थी वो स्टेट्स में थी, दिल्ली में नहीं। तो 2 साल के कार्यकाल में मैंने एक भी मीटिंग सचिव के रूप में दिल्ली में नहीं की, मैं स्टेट में जाके करता था मीटिंग। अब इतना ट्रैवल करूंगा तो फाइलों का क्या होगा? मेरी कोई फाइल पेंडिंग नहीं रहती थी, मैं ट्रैवल करते करते अपने लैपटॉप पे फाइल कर देता। तो एक बड़ा लाभ। दूसरा लाभ क्या था? जो ऑक्शन की प्रक्रिया उन्होंने बनाई उसमें पेपरलेस, कोई पेपर नहीं, ना फाइल ना पेपर, टोटली ट्रांसपेरेंट। तो जब ऑक्शन होता था उस समय आप भी जाके वेब पर देख सकते थे ऑक्शन की बिड आ रही है, कहां जा रही है, टोटली ट्रांसपेरेंट। तो हमने टेक्नोलॉजी टू द हिट इस्तेमाल की, और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज की तारीख में भी वही सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। मुझे छोड़े हुए तो 6 साल हो गए, 2014 में मैंने ज्वाइन किया, आज की तारीख में वो व्यवस्था चल रही है। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से कायाकल्प, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि सब विभागों में भी फाइलें क्यों चल, कई विभाग ऐसे जहां अभी भी फाइलें चल रही, पेपर क्यों चल रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं, उसका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर अवेलेबल है, एनआईसी का पूरा सपोर्ट है।
सब विभागों को टोटली डिजिटल हो जाना चाहिए। अभी रिसेंटली सरकार ने एक निर्णय लिया है कि माइनिंग सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग लाई जाएगी। आपका उस बारे में क्या कहना है कि ये एक अच्छा कदम है? मेरा हमेशा मेरा मेरा हमेशा ये मत था कि कमर्शियल माइनिंग होनी चाहिए देश में, अगर कोयले की उत्पादन बढ़नी है और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें लगता है कि अगर इसे संभाल के नहीं किया गया तो शायद कमर्शियल माइनिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी। उसका कारण यह है कि माइनिंग करने में बहुत सारी क्लियरेंसेस चाहिए और वो क्लियरेंसेस प्राप्त करना बड़ा दुरूह कार्य। तो जब तक वो व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी कि क्लियरेंसेस जल्दी मिल जाए, जब तक वो व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी कि कोल इवैक्यूएट हो सके, तो इसमें कमर्शियल माइनिंग में समस्या आएगी। क्योंकि पूर्व में जो कोल ब्लॉक ऑक्शन हुए थे, पहले 2 राउंड में तो लोगों ने लिए, उसके बाद लोगों ने कोल ब्लॉक लेने बंद कर दिए, क्योंकि उनको समझ में आया कि कोल माइनिंग उतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसके क्लियरेंस तो सरकार को एक फैसिलिटेटर के रूप में वो व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी जो 2013 में स्थापित हुई थी, यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप। कुछ दिन पूर्व मैंने एक लेख लिखा है, उसमें इस बात को मैंने दर्शाया है कि अगर ये व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई इसकी, तो ये कोल कमर्शियल माइनिंग सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको सक्सेस करने के लिए कुछ विशिष्ट कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये सब कोल माइनिंग राज्यों में होती है, केंद्र सरकार में नहीं होती, दिल्ली में नहीं होती। और जितने राज्य हैं, ये अजीब सी व्यवस्था है, इस समय ऑपोजिशन रूल्ड है, जैसे नॉन एनडीए गवर्नमेंट। आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ले लीजिए, एमपी सिर्फ है जहां पे थोड़ा कोयला ज्यादा नहीं। जिन राज्यों में, उड़ीसा में, वहां सब, तो हमें राज्यों को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी स्टेट्स में होती है। अगर हमने राज्यों को साथ में लिया तो ये कमर्शियल माइनिंग हो ही नहीं पाएगी। मैं अब आपके एजुकेशन सेक्रेटरी या फिर एचआरडी मिनिस्ट्री के टर्म के बारे में कुछ पूछना चाहूंगा आपसे। आपने एक बहुत ही फेमस वक्तव्य दिया था इसके बारे में कि जब आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो आपने ये देखा कि जहां माइनिंग में माफिया ओवरग्राउंड काम करता था और माइनिंग अंडरग्राउंड होती थी, लेकिन एजुकेशन में इसका उल्टा था। आपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। तो ऐसा क्या था एजुकेशन सेक्टर में? आपको ऐसा कौन सा माफिया नजर आया, या फिर आपको कितनी बड़ी समस्या आज भी ये लगती है जो एजुकेशन माफिया है, इसके बारे में? एजुकेशन का माफिया कोल के माफिया से ज्यादा भयावह है, क्योंकि लेकिन वो इसके बारे छुपा में हुआ सुनते माफिया नहीं है कभी। ये इतना बड़ा चर्चा का विषय क्यों नहीं है? नहीं, चर्चा को तब होगी जब दिखता है माफिया ना। जैसे कोल का माफिया दिखता था तो चर्चा होगी, इसका माफिया दिखता नहीं, तो जो दिखता नहीं कोई चर्चा नहीं करता, पहली चीज। दूसरा यह है कि जो एजुकेशन की व्यवस्था है उसका इम्पैक्ट आज से 5-10 साल बाद, 15 साल बाद पड़ेगा। तो कोई इसको देखता नहीं कि आज समस्या कोयले की इमीडिएटली कमी हो गई तो लोगों को समझ में आ गया। एजुकेशन चल रहा है, धीरे 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 तो नहीं दिखता था। और एक माफिया नहीं है, कई प्रकार के माफिया है। और मेरे विचार से सबसे बड़ा माफिया जो है एजुकेशन का, वो बीएड एंड डीएलएड कॉलेज का। मेरा पूरा चैप्टर है इस पर, नई पुस्तक जो है एथिकल डिलेमास में, पूरा एक चैप्टर है माफिया का। हमने हर माफिया को थोड़ा धीरे धीरे बताया है और ये भी बताया कि उनकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। पूरी पुस्तक में मैंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, मैंने बताया कि कुछ समाधान हो चुका है और आगे समाधान हो सकता है। मैंने इसको पॉजिटिव दिया है। मेरा ये मानना है कि हमें समस्या को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ेगा क्यों है, फिर उसका समाधान करना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पर बीएड और डीएलएड कॉलेज का जो माफिया सबसे बड़ा है, इस देश में लगभग 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेज, उसमें से 4,000 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ नाम के लिए। वो आपको डिग्री भी दे देंगे और अच्छा पैसा दे दीजिए, नौकरी भी दे देंगे। इससे बड़ा माफिया क्या हो सकता है? नौकरी भी मुझे अनुभव तब हुआ, जब मैं नया नया सचिव बना था और चेयरमैन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन संतोष मैथ्यू साहब, वेरी फाइन ऑफिसर, वो मिले मुझसे आकर, उन्होंने कहा कि साहब ये है यहाँ पे प्रॉब्लम, मैं इन सबको एक सूचना मांगना चाह रहा हूँ एफिडेविट पर। एफिडेविट पर इसलिए कि अगर गलत सूचना देंगे तो जेल में जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने 16,000 स्कूल्स को लिखा, वहां लोगों के कान खड़े हो गए। तो उन्होंने नेताओं के पास जाना शुरू किया, लेकिन वो हमने संभाल लिया क्योंकि मैं खुद मिला मुख्यमंत्रियों से, उनको समझाया, सब एग्री किए, पॉलिटिकली टोटली एक्सेप्ट हो गई चीज। लेकिन एक और चीज उन्होंने कर दी, वो 17 हाईकोर्ट में चले, उसमें 3 हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर इस बात पे कि सूचना मांगी जाए, सूचना नहीं। तो चेयरमैन एनसीटी ने खुद आर्ग्यू करने की कोशिश की कि साहब हम सिर्फ सूचना मांग रहे हैं इनसे। तो वहां जज साहब बड़े नाराज हो गए, उससे कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया उससे। और मुझे नोटिस आया कि ये बताइए इनको कैसे हटाएं, संतोष मैथ्यू साहब चेयरमैन एनसीटी। इस समय पर उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था डिफरेंट लेवल पर, वो नहीं मिला। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए, उनको रिजाइन करना था, वो रिजाइन। इतना बड़ा माफिया है।
दूसरा माफिया वो था जिसने सीबीएसई पेपर लीक का लाभ उठा के चेयरमैन सीबीएसई को बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया को चलाने की कोशिश की। लेकिन संतोष मैथ्यू तो हट गए, लेकिन अनीता करवल को हम लोग बचा पाए और मुझे प्रशंसा है। ये शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स, आज की तारीख में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी। तो माफिया की कमी नहीं है, स्कूल माफिया है, बीएड डीएलएड माफिया है, पब्लिशिंग माफिया है, नकल माफिया है, एक से एक गजब के और बड़े वेल कनेक्टेड है। सो एजुकेशन इज बिसेट विद माफियाज। इसमें से कुछ स्तर पे कार्रवाई हुई है और इस समय जो टीम है बड़ी बढ़िया टीम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अब मुझे आशा है कि बाकी माफियाओं का भी समस्या का समाधान हो सके। लॉकडाउन में इस वक्त हमारे देश के सभी स्कूल बंद हैं पिछले 3 महीने से। तो आपका क्या मानना है कि क्या डिजिटल एजुकेशन इस गैप को पूरा कर सकती है कि जहां स्कूल्स बंद हैं वो 100% उसकी जगह ले ले? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा गैप तो नहीं कर सकती, लेकिन आपकी मजबूरी है। टेक्नोलॉजी या डिजिटल एजुकेशन विल नेवर रिप्लेस टीचर एंड शुड नेवर रिप्लेस टीचर, क्योंकि ह्यूमन टच आवश्यक है। लेकिन आज मजबूरी है, टीचर एजुकेट नहीं कर सकता जाके फिजिकली, तो जब मजबूरी है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। रिप्लेस तो नहीं हो सकता, उसका विकल्प तो नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी है जिससे कुछ नुकसान की भरपाई हो सकती है। अगर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो यू कैन एटलीस्ट रीच आउट, आप कुछ बच्चों तक पहुंच सकते हैं, उनको कुछ पढ़ा सकते हैं। तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी ए गेम चेंजर एजुकेशन, बहुत उपयोगिता हो सकती है। लेकिन बार बार इस चीज को मैं समझाता हूँ लोगों को, ये रिप्लेस नहीं करेगा टीचर को, ये असिस्ट करेगा, एनेबल करेगा और एम्पावर करेगा। मुख्य रूप से ये एजुकेशन को एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाएगा, क्योंकि जब वीडियो चलेगा, ऑडियो चलेगा, तो टीचर बोल रहा है उसको सप्लीमेंट कर सकेगा। मुझे अपने अनुभव है, जब मैं स्कूल में था तो हमारे टीचर बड़े अच्छे थे, लेकिन एक आध टीचर ऐसे थे जिनके क्लास में 1 घंटा बैठने में तकलीफ हो रही। अब मैं सोचता हूँ कि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी होती तो शायद वो अपने लेक्चर्स को और इंटरेस्टिंग बना लेते, तो लर्निंग वुड हैव बिकम एन एंजॉयबल। आपने अपनी किताब में रिजर्वेशन के बारे में भी एक टिप्पणी करी है। आपका ये कहना है कि रिजर्वेशन इस वक्त जो मेरिट है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, जो मतलब मेरिटोरियस लोग आने चाहिए सर्विसेज में। आपका शायद कहने का ये तात्पर्य है। तो आपके अनुसार ये किस दिशा में जाना चाहिए, इसको हम कैसे बेहतर मेरा बड़ा स्पष्ट लिखा है मैंने पुस्तिका में कि रिजर्वेशन इज ए पॉलिटिकल एंड ए सोशल नेसेसिटी, उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। हो ये रहा है कि कुछ लोग जो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, उन्हीं की पीढ़ियां सब रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं। तो रिजर्वेशन का जो स्प्रेड होना चाहिए, जिससे सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो ना होके बट इस सोशल डिवाइसेस बढ़ रही है। तो एक रिजर्वेशन का जो मुख्य उद्देश्य था कि हम इन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को सोसाइटी से इंटीग्रेट करेंगे, वो हम नहीं कर पा रहे। वो कुछ लोग फायदा उठाए ले चल रहे हैं और वो आइडेंटिफाइड हो गए रिजर्व। इनफैक्ट उनकी जो कास्ट आइडेंटिटी है वो लार्जर आइडेंटिटी में डिसॉल्व होनी चाहिए। अगर आप कुछ ही लोगों को करेंगे तो वो ईयरमार्क होंगे। ये अनफॉर्चुनेट है और समझ भी नहीं आता ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज मेरे विचार से पॉलिटिकली संभव है कि आप उन लोगों को जिनको लाभ 1 या 2 जनरेशन को मिल गया है, उसकी बजाय और किसी को लाभ मिले, रिजर्वेशन का स्प्रेड हो, नंबर 1। नंबर 2, जो इनटेक हो रहा है वो रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी आप चेंज कर सकते हैं। आप हैंडीकैप दे सकते हैं, जैसे गोल्फ में होता है कि आप हैंडीकैप दीजिए, आप सीट रिजर्व ना दीजिए। हैंडीकैप ये होता है कि क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होता। तो मैंने 2 प्रमुख सुझाव दिए हैं उसमें। ये गंभीर इशू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी, लेकिन बहुत अच्छा आपने लिखा है इस बारे में, डेफिनेटली इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सवाल नहीं है, एक तरह से आपसे हम संदेश चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्टली सब सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो देश के भावी सिविल सर्वेंट्स बनेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, पहली चीज तो आप अभी भूल जाइए आप भावी सिविल सर्वेंट बन के क्या करेंगे। पहला तो आपका टोटल फोकस होना चाहिए कि आप सिविल सर्विस सेवा का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करें, उसकी तैयारी कीजिए। सिविल सर्वेंट बन के क्या करेंगे बाद में डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप अगर उसमें भूल जाएंगे तो अपना काम जो अभी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अब कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है और मेहनत के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है इसका। तो पहली चीज आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आप क्लियर होने चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं जीवन में, वो करिए। दूसरी चीज, जब एक बार क्लियर हो जाए तो टोटल फोकस होना चाहिए, फिर सब चीज छोड़ दीजिए, सिर्फ इसी को कीजिए।
तीसरी चीज, अपना समय व्यर्थ ना कीजिए, हर मोमेंट को प्लान कीजिए, हर घंटे को, हर दिन को, हर हफ्ते को, हर महीने को और साल भर को, हर को प्लान कीजिए और प्लान के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ काम कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, कोई अच्छा गाइड चुनिए जो आपको सही गाइड कर सके। बहुत ही अच्छा संदेश था सर आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो इसको आत्मसात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल एज आपकी बुक के लिए। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं पर्सनली इसको रेकमेंड करता हूँ, सभी एस्पिरेंट्स जो हैं उनको भी पढ़नी चाहिए अगर समय मिले तो। एंड विद दैट विल टेक योर लीव। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।